अस्सलाम वालेकुम, ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 2 बाय डियर नॉलेज। अच्छा, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 2 जिसमें हम सीख रहे हैं इमोशंस के बारे में। और मैंने आपको बताया भी था कि चैप्टर 2 जो है हमारे पास थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, बहुत डिटेल्ड है, इसलिए इसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। तो थोड़ा-सा आपको क्विक रीकैप दे देती हूँ कि चैप्टर 2 में हमने अब तक कितना कवर किया है और आगे कौन-कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे और इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दूँगी, क्विक रिकैप दे दूँगी, उसके बाद फिर हम आज की वीडियो जो है स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने सीखा था डिफाइनिंग इमोशंस के बारे में और कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस के बारे में। अगेन इसमें हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी डिफरेंट वेल नोन पर्सनालिटीज़ की जो इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी कि उन्होंने इमोशन को कैसे डिफ़ाइन किया है। उसके बाद फिर हम कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस को पढ़ रहे थे कि इमोशन के कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि बिहेवियरल कंपोनेंट है, फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट है, कॉग्निटिव कंपोनेंट्स। सो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो थे उसको हमने इमोशंस कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस यानी कि पार्ट 1 में हमने उसको डिस्कस किया। फिर पार्ट 2 में हमने सीखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन के बारे में कि कौन-कौन से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इमोशंस के। फिर पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया, हमने सीखा, हमने स्टडी किया फंक्शंस ऑफ इमोशंस के बारे में और उसी में मैंने आपको बताया कि इमोशन के फंक्शंस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये सारा हमने पार्ट 3 में कवर किया। फिर पार्ट 4 में एरोज़ल ऑफ इमोशन था जिसमें हमने डिफरेंट फैक्टर्स जो थे उसको डिस्कस किए कि कौन-कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हमारी इमोशन के एरोज़ल में इन्वॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो था ये पार्ट 5 जो है उसमें हमने फिजियोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ इमोशंस के बारे में पढ़ा। और फिर पार्ट 6 में हमने फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशंस के बारे में पढ़ा। पार्ट 7 जो था दैट वाज अबाउट फेशियल एक्सप्रेशंस जिसमें हमने फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस के बारे में भी पढ़ा। तो अगर आपने इनमें से कोई भी ऐसा लेक्चर जो आपने मिस किया हो, नहीं देखा हो, तो मैंने कुछ लिंक्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दी हैं। आप वीडियो सेक्शन में भी जाके वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन सेक्शंस में भी आप लिंक्स के थ्रू उन वीडियो तक रसाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इमोशन। तो ये हमारे पास होगा चैप्टर 2 पार्ट 8 मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इमोशंस। तो स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इमोशंस। अच्छा, बात अगर इमोशंस की जाए तो इमोशन इतना पावरफुल फोर्स है कि इसमें स्ट्रॉन्ग मोटिवेशंस इन्वॉल्व होते हैं कि इसे फ्री रेन नहीं दिया जा सकता। हर शख्स इस दुनिया में रहने के लिए अपने बिहेवियर को शेप और मॉडिफाई करता है ताकि इस दुनिया में रह सके और जैसा शख्स बनना चाहता है वैसा शख्स बन सके। इसलिए वो अपने खाने-पीने को, अपने आराम को या अपने आराम करने के तरीके को, अपने लुत्फ़ लेने के तरीके को, अपनी सोच को, अपने वांट्स को, अपने मैनर्स वग़ैरह को कंट्रोल करते हैं। इवन कि इमोशंस को भी मैनेज और कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। लोग अपने इमोशनल एक्सपीरियंस के पैटर्न्स के साथ-साथ उसके एक्सप्रेशंस और कंट्रोल के पैटर्न्स में भी वेरी करते हैं, डिफ़र करते हैं। कुछ लोग बड़ी आसानी से अपने जज़्बात को ज़ाहिर करते हैं, जबकि कुछ लोग अपने फीलिंग्स को हाइड करने में एक्सपर्ट्स होते हैं। अपने फीलिंग्स को हाइड करते हैं और सिर्फ़ उन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं जो एडमायरेबल होते हैं और डिसअप्रूव्ड वाले इमोशंस या डिसअप्रूव्ड वाले जज़्बात को कंसील कर लेते हैं। अब नॉर्मल इमोशनल रिएक्शन में स्टिमुलस और रिएक्शन इंटेंसिटी में प्रोपोर्शनेट होते हैं। इनकी डायरेक्शन में इम्बैलेंस कुछ हद तक इमोशनल मैलएडजस्टमेंट इंडिकेट करता है। ज़ाहिर है हर किसी के एक जैसे एक्सप्रेशन और कंट्रोल के पैटर्न्स तो नहीं होंगे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इमोशनल एक्सप्रेशंस और कंट्रोल्स में कॉम्पिटेंस के साथ एसोसिएट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विथ कॉम्पिटेंस इन इमोशनल एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल। सामने स्क्रीन पर आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आ रहे होंगे जो इमोशनल एक्सप्रेशन और कंट्रोल में कॉम्पिटेंस के साथ एसोसिएट होते हैं।
इसमें नंबर 1 है अ बैलेंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड कंट्रोल, फिर उसके बाद है कंस्ट्रक्टिव चैनलिंग वर्सेस रिप्रेशन, और उसके बाद है डायरेक्ट वर्सेस डिस्गाइज्ड एक्सप्रेशन। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम थोड़ा सा इसको समझेंगे, सीखेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास वो है अ बैलेंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड कंट्रोल। अकॉर्डिंग टू दिस, जो इनएडिक्वेट इनर कंट्रोल है, इनएडिक्वेट इनर कंट्रोल की वजह से हम शायद इमोशनली ओवर रिएक्ट कर जाएं, या हम अचानक रोना शुरू कर दें। जैसे आपने अक्सर सुना भी होगा कि फ़लाँ जो है वो धाड़े मारकर रोने लगा या रोने लगी, अचानक से जो वो रोना शुरू करते हैं, इसको हम बर्स्ट इनटू टीयर्स भी कहते हैं। और या जो है हम बहुत रिजिड कंट्रोल कर लेते हैं अपने इमोशंस के ऊपर, इतना रिजिड कंट्रोल हो जाता है हमारी इमोशंस के ऊपर, जिसकी वजह से हम इन्वॉल्वमेंट्स को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। अपनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस की वजह से, अपनी इमोशन पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होने की वजह से हम वार्मथ, इमोशनल सपोर्ट या सेंस ऑफ कंटिन्यूटी से ख़ुद को कट ऑफ कर लेते हैं, जैसे कि डीप फ्रेंडशिप है, लव रिलेशनशिप है। तो स्पॉन्टिनिटी और बैलेंस जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन के, स्पॉन्टिनिटी ऑफ बैलेंस जो है, कोई भी इमोशन का एक्सप्रेशन, ये कोई किसी भी इमोशंस के एक्सप्रेशन में स्पॉन्टेनिटी और बैलेंस इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, किसी भी इंसान की इमोशनल इन्वॉल्वमेंट में का एक सेंस देती है और आपकी लाइफ को एक्साइटिंग और मीनिंगफुल बना देती है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव चैनलिंग वर्सेस रिप्रेशन। बजाय इसके कि अपने फीलिंग्स को ना माना जाए, इसको डिनाई किया जाए, इसको सप्रेस किया जाए, इससे अच्छा है कि इंसान को अपने फीलिंग्स का पता हो और उसको प्रॉपरली कंस्ट्रक्टिवली उसको चैनलाइज करें। तो अपनी फीलिंग्स के बारे में जानना, उसको कंस्ट्रक्टिवली चैनलाइज करना, इट इज़ वेरी मोर बेटर देन डिनाइंग एंड सप्रेसिंग देम। जैसे मिसाल के तौर पे लड़के जो होते हैं उनको नॉर्मली अप्रूव नहीं किया जाता, उनका रोना, उनका डरना, उनकी क्राइंग और फियरिंग जो है उनको अप्रूव नहीं किया जाता, उसको डिस्करेज किया जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चे ये सीख लेते हैं कि कि लड़के जो हैं वो रोते नहीं हैं। तो जब भी उनकी इस तरह टाइप की इमोशनल एक्सपीरियंस होती है तो उसके ऊपर वो अशेम्ड फील करते हैं, गिल्ट फील करते हैं, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियसली अपने आप को किस तरह रिजॉर्ट करते हैं कि अपने इस तरह की इमोशंस को रिप्रेशन में डालते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या इमोशनल इंसुलेशन का सहारा लेते हैं अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। तो बजाय इसके कि हर वक़्त आप अपना गुस्सा शो करें, अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि हर वक़्त इंसान जो है गुस्सा शो करे या अपने इमोशन को एक्सप्रेस करे, लेकिन बजाय इसके कि आप हर वक़्त अपना गुस्सा शो करें, इससे बेहतर है कि आप अपने किसी भी इस तरह की इमोशंस या फीलिंग्स को, इस तरह गुस्सा है, एंगर है, इसको प्रॉपर्ली आप चैनलाइज़ करें किसी भी कंस्ट्रक्टेड वर्क में, किसी भी काम में, कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ कर लें आप, कोई मेडिटेशन आप कर लें। तो दैट इज़ वे मोर बेटर कि आप अपने इमोशन को सप्रेस करें और सप्रेशन में चले जाएँ। अब जो नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डायरेक्ट वर्सेस डिस्गाइज्ड एक्सप्रेशन। अगेन थोड़ा-सा पिछले टॉपिक के साथ मिलता-जुलता है। इसमें ये है कि आप अपने इमोशन को जो डिस्टॉर्ट करते हैं या डिस्गाइज़ करते हैं या इसको अवॉइड करते हैं, डिस्गाइज़ करना, डिस्टॉर्ट करना, इन चीज़ों को अवॉइड करना इम्पोर्टेंट कंट्रोल है हमारे पास। क्योंकि हम कुछ इमोशंस जिसको हम डिनाई करते हैं या इसको डिस्गाइज़ करने की कोशिश करते हैं, अपनी इमोशंस को छुपाने की कोशिश करते हैं, तो वो उसी छुपे खुफिया रास्तों से अपने आउटलेट्स फ़ॉर्म कर लेते हैं। तो अगेन वही बात कि छुपाने से बेहतर है कि आप उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल कर लें, चैनलाइज़ कर लें। मिसाल के तौर पे एंग्ज़ायटी और फ़ियर जो है, वो अपने आप को किस तरह एक्सप्रेस करती है? थ्रू फैटीग एंड साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। चाहे जितने भी छुपाने की आप कोशिश कर रहे हैं अपनी एंग्जायटी को, अपनी फियर को, लेकिन वो फैटीग और साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के ज़रिए अपने आउटलेट्स फॉर्म कर लेती हैं। तो इस तरह के आउटलेट्स जो होते हैं वो आपकी इमोशनल टेंशन को रिड्यूस करने में काफ़ी नहीं होते। तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन जो है वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें
ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसके अलावा चैनल के लिंक और वीडियो के लिंक्स को अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज़ शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।